हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनूप राणा फिर से स्वागत करता हूं आपका संतोष एकेडमी चैनल पर। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस, द मोस्ट कंफ्यूज टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है, कौन कौन है जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स है वो एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक स्केलेटन लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होगा। मैंने लिया है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अंदर अगर हम बेस डालते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसमें अब क्या होगा, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो बेस हुआ चाहे न्यूक्लियोफाइल हुआ, दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। और जो आपकी बेंजीन है वो भी कैसी है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। दोनों रिच एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। और एक प्रॉब्लम और है कि यह कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, इसके अंदर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो ये रिएक्शन अल्टीमेटली जाएगी नहीं आगे, ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, अगर टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, प्रेशर हाई कर दिया जाए तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन आगे जा सकती है। मैं नॉर्मल कंडीशंस की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है। कुछ स्केलेटन्स ऐसे हैं जहाँ कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं होती हैं। उसमें एक मॉलिक्यूल और भी है, इसे बोलते हैं नॉरबोरिन। नॉरबोरिन की ये जो पोजीशन है ऊपर वाली, इसे बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे कोई भी लीविंग ग्रुप लगा हो, अगर मैं यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप लगा दूं और ऐसे में आपसे बोलूं कि मैंने एक डाला न्यूक्लियोफाइल और यहाँ लिया बेस, तो ऐसे केस में अगर सब्स्टिट्यूशन की कोशिश करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, एलिमिनेशन करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऐसे केस में एंट्री जो है अंदर की तरफ से बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि कैविटी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्केलेटन है वो कुछ ऐसा है ना, तो आप एंट्री अंदर से नहीं कर सकते स्ट्रेन होने की वजह से। और अगर बेस डालते हो आप तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, बेस करेगा एलिमिनेशन। तो H और Cl को अगर आप निकाल दो तो डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पे आ जाएगा, और ब्रिज हेड जो कार्बन है वो कभी भी sp3 नहीं हो सकता, sp2 नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर है और ये आउट ऑफ प्लेन रहता है ये, तो इसका एंगल कभी भी 120 डिग्री नहीं हो सकता। मतलब इसे कहते हैं हम ब्रैड्स रूल। ब्रैड ने क्या बोला, ब्रैड ने ये बोला कि जो नॉरबोरेंस है उनके ब्रिज हेड पे ना सब्स्टिट्यूशन होता ना वहाँ पर एलिमिनेशन होता। ब्रिज हेड कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बियर कर सकता। इस तरह के स्केलेटन आपको नहीं मिलेंगे। ब्रिज हेड कार्बन नेवर बियर्स प्लेनरिटी। ठीक है, यह है ब्रैड्स रूल। अब थोड़ा सा ये जान लें कि कौन कौन न्यूक्लियोफाइल होते हैं और कौन कौन बेस होते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल और बेस को क्लासिफाई करें, न्यूक्लियोफाइल्स अगर हम लेफ्ट से राइट चलें, CH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव और NH2 नेगेटिव। और अगर मैं ये पता करने की कोशिश करूँ कि इसमें कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जनरली यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स क्या कहता है, स्मॉल कैटायन विल पोलराइज लार्ज एनाइन। तो एनाइन जितना बड़ा होगा वो उतना जल्दी पोलराइज होगा, उतनी अच्छी उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगी। तो इन सब में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन है, कार्बन। तो ऑर्डर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का यही रहेगा, जितना बड़ा होगा एनाइन उतना अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरीके से अगर हम चलें ऊपर से नीचे, जो जितना बड़ा होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अच्छा कौन हुआ, I नेगेटिव। अगर हम देखें और कुछ ग्रुप्स लें, जैसे H2O,
और कोई पूछे कि बताइए न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा है, जो जितना बड़ा होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखाएगा। सिमिलरली अमोनिया की फैमिली में अगर हम चलें, तो ASH3 सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और अमोनिया सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं। अगर हमारे पास न्यूट्रल है कोई मॉलिक्यूल और एक है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ तुलना करनी हो, तो जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्योंकि उस पास उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो अटैक कर दे पॉजिटिव चार्ज पे। रोल रेजोनेंस का भी है। अगर एटम आपका कॉमन है, सेम है, तो जहाँ रेजोनेंस चल रहा होगा वो उतना खराब न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि वो स्टेबल है तो वो अटैक नहीं करेगा। जैसे दोनों ही ऑक्सीजन है यहाँ, कार्बोक्सिलेट और फिनॉक्साइड, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस जो है वो कार्बोक्सिलेट के अंदर है, क्योंकि वहाँ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसी वजह से अटैक जो है फिनॉक्साइड तेज कर जाएगा। और यहाँ रेजोनेंस इसमें भी है, अगर इसकी तुलना करें हम किसी नॉर्मल एल्कोक्साइड से, ठीक है, तो वो सबसे अच्छा होगा। हाँ, स्टेरिक हिंडेंस का भी रोल है। भीड़ जितनी ज़्यादा कर दोगे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना ही कम होता जाएगा। तो स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होगी तो उसकी एंट्री मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे अच्छा कौन रहा? कम भीड़ वाला, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफाइल आप देख सकते हो, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें रेजोनेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और इसके अलावा साइज, जो एटम है उसकी साइज, ये सारे फैक्टर्स जो है गवर्न कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलोसिटी को। अगर हम देखें बेस या बेसिसिटी, तो उसमें जो फैक्टर्स हैं, बेसिटी का क्या मतलब होता है? बेस जो होता है, जो लोन पेयर H+ को डोनेट कर दे, वो बेस है। अगर हम कंपैरिजन करें अमोनिया, PH3 और ASH3, तो एसिडिक सबसे ज़्यादा जो होगा वो ASH3 होगा, क्योंकि आर्सेनिक और हाइड्रोजन का बॉन्ड कमज़ोर है, तो H जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो बेसिक मोस्ट हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। ये अपने लोन पेयर आराम से दे पाएगा H+ को, ठीक है। और आप कह सकते हो डाउन द ग्रुप जाने पे, ऊपर से नीचे, एसिडिटी इंक्रीज होती है और बेसिटी घटती है। ये सभी हाइड्रेट्स में काम करेगा। अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो क्या होगा? अगर हम चारों में तुलना करें और देखें कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, आप H को निकाल दीजिए, HF ले लीजिए यहाँ पर, इस जगह पे HF, तो लेफ्ट साइड चलते हैं, तो H+ डोनेट करने के बाद फ्लोरीन जो है आराम से अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर कर सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जबकि मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड चलने पे एसिडिटी इंक्रीज होती है और बेसिसिटी डिक्रीज होती है, देखिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कब कौन एसिड होगा, कब कौन बेस होगा। अब अगर मैं कुछ बेसिस के नाम लूँ, अच्छा बेस करते क्या है, तो कहीं बेस दिखे आपको, तो बेस का ध्यान रखना, बेस का काम होता है एलिमिनेशन करना, और जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनका जो काम है वो है सब्स्टिट्यूशन करना। अब जो सब्स्टिट्यूशन भी है वो भी आपका फर्दर कई तरीके से डिवाइड होगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें, क्लासीफाई करें, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें एक आ जाएगा SN1, दूसरा आ जाएगा SN2, एक आ जाएगा SNI, एक इसी में आ जाएगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन।
4 तरीके का। सिमिलरली एलिमिनेशन में जाएं, इसके अंदर आ जाएगा अल्फा, बीटा और गामा एलिमिनेशन। अब इनके अंदर ही फर्दर आप जाओगे तो अल्फा तो इसमें तो कार्बन वगैरह बनती है, गामा भी बड़ा कम देखने को मिलता है, बीटा फर्दर डिवाइड होगा E1, E2 और E1 CV। CV का मतलब है यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस से, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन डिवाइड किया गया। अब पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस मोस्ट जो कॉमनली यूज होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल और कौन कौन से बेस हमें देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल्स में जो मोस्टली यूज किए जाएंगे जैसे PH3 हुआ, SH2 हुआ, SH- हुआ, साइनाइड हुआ, एजाइड हुआ, ठीक है, और सारे हो सकते हैं। जनरली जो है इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स देखने को मिलेंगे आपको। और अगर बेस में बात करें तो बेस हमेशा छोटे होंगे और इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये छोटे हैं और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये बेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। NH2- हुआ, OH- है, F- है, CH3- है, कोई एल्कोक्साइड ले लो, इसमें भी माइनस है, माइनस होना बहुत ज़रूरी है बेस के लिए। और R यहाँ फर्दर कोई भी हो सकता है, मिथाइल, लिथाइल, प्रोपाइल, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल, ET3C, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पर। LDA हुआ, LDA मतलब लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड, इसे कहते हैं LDA, लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड, LDA बोला जाता है इसको, ठीक है। ये भी कुछ बेस है। उसके बाद वो लिख सकता है एल्कोहलिक KOH, ये हो सकता है, ठीक है। इसको फर्दर करोगे डिवाइड तो इसमें MU नेगेटिव, ETO नेगेटिव, ET3CO-, इस टाइप से ये सब स्पीसीज हो सकती हैं। चलते कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं ज़रा कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले बात करते हैं SN1 की। SN1 इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उससे पहले देखते हैं, इसमें एक रिएक्शन लेते हैं, CH3 CD3 CT3 और यहाँ Cl। ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लेके चला जाएगा यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ बन जाएगा ये कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो स्टेप हुआ है पहला, ये काफ़ी स्लो था और स्लो होने की वजह से ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था। ये कार्बोकेटाइन जो है इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है, ये प्लेनर है, तो प्लेनर होने की वजह से जो लोब है आधा बोर्ड के बाहर है आधा बोर्ड के पीछे है। तो सेकंड स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अटैक करने के चांस दोनों तरफ बराबर से होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा जो है इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, हल्का सा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल जा रहा है उस रास्ते से आना थोड़ा मुश्किल है, पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। पर हम मान के चलें बिल्कुल आइडियल कंडीशन में तो 50-50 बनना चाहिए, पर 50-50 ना होके लगभग 50-48 के आसपास जो है वो रेशियो रहता है। ये खाली है तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि आइडियल कंडीशन है, तो जितने चांस ऊपर अटैक करने के उतने चांस नीचे अटैक करने के हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। अगर ऊपर से अटैक होता है तो ये नीचे मुड़ जाएंगे, और अगर नीचे अटैक हुआ तो ये ऊपर चला जाएगा। बोर्ड के आगे से अटैक हो सकता है तो ये बोर्ड के पीछे चले जाएंगे तीनों, पीछे अटैक हुआ तो ये तीनों आगे निकलेंगे। दोनों मान के चलता हूँ 50-50% है, तो ये बन गया आपका रेसिमिक मिक्सचर। अब इसमें क्या क्या बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट ऑर्डर था, क्यों? क्योंकि जो रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में, उसमें कौन है खाली, सबस्ट्रेट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब जो रेट है वो रेट इज इंडिपेंडेंट और न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड ही नहीं करता, फर्स्ट स्टेप में डिपेंड करेगा, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ही इरेक्शन कंट्रोल हो रही है। तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा स्पीड भी उतनी तेज होगी इसकी, ठीक है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा रेट भी उतना ही ज़्यादा। अब इसमें बनता है इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इसमें इंटरमीडिएट है, और कार्बोकैटायन अगर बना है तो वो कोशिश करता है कि मैं रीअरेंज हो जाऊं। कार्बोकैटायन में रीअरेंज, अगर उसको लगता है कि 1 डिग्री है तो 2 डिग्री बन जाए, 2 है तो 3 हो जाए, रिंग है तो ओपन हो जाए, में रीअरेंज, ठीक है। और ऑलरेडी 3 डिग्री है तो वो रीअरेंज नहीं होगा, बेटर पॉसिबिलिटी होगी तो ही रीअरेंज वो होगा। इसमें अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट पे उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। तो कोई अगर ये पूछे कि अगर आपके पास R3CCl और यहाँ डाला आपने I नेगेटिव, एक में डाला Br नेगेटिव, Ca नेगेटिव, और यहाँ पूछ रहा है रेट बताइए आप, क्या ऑर्डर रहेगा रेट का? रेट जो है वो तीनों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो रेट जो है वो सेम रहेगा तीनों में, ना आई पे, ना बी आर पे, ना साइनाइड पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पे कैसा है? इंडिपेंडेंट है, तो रेट जो 1 का है वही 2 का रहेगा और वही 3 का रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आप ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन अगर वो सबस्ट्रेट को चेंज कर दे और न्यूक्लियोफाइल को कॉमन कर दे, फिर वो कहे अब बताइए। अब गया बताइए आप, न्यूक्लियोफाइल कॉमन कर दिया हमने, मान लो कोई आई नेगेटिव, अब रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि यहाँ पर अब ये बॉन्ड को टूटना है, तो बॉन्ड जितना मजबूत होगा स्पीड उतनी स्लो हो जाएगी। कार्बन फ्लोरीन दोनों ही छोटे हैं, 2p2p इंट्रैक्शन से बने हैं, तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा, तो इसका रेट यहाँ पर स्लो रहेगा। जबकि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड एक बड़ा है एक छोटा है, तो ओवरलैपिंग पुअर होगी, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो अगर रेट की बात करें तो थर्ड वाला जल्दी रिप्लेस होगा, फिर सेकंड वाला और फिर फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये 2 तरीके से सवाल को पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। SN1 में अगर वो पूछता है कि आपको कई सारे स्केलेटन देखे, तो आपको मेनली क्या देखना है? आपको सबस्ट्रेट देखना है और उसमें भी कार्बोकैटायन देखना है। जैसे और यहाँ आपने न्यूक्लियोफाइल डाला कोई कॉमन, और कह रहा है SN1 का रेट बताइए आप। तो रेट क्या रहेगा? देख लीजिए कार्बोकैटायन कौन सा अच्छा है। इन तीनों में बेंजाइलिक वाला सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा हो रहा है। फिर ये फर्स्ट वाला और सबसे ख़राब थर्ड वाला, उसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2, 1 एंड 3। इसी तरीके से हो सकता है ये पूछ ले, आप क्या बताइए ऑर्डर क्या रहेगा? तो कार्बोकैटायन जिसमें अच्छा होगा उसका स्पीड भी तेज रहेगी, तो Cl के निकलने के बाद यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आराम से हो जाएगी, क्योंकि N के पास है लोन पेयर जो बैक डोनेशन आराम से कर सकते हैं। N और O में जल्दी कौन देगा? N देगा, फिर O देगा, इसमें तो कोई देने के लिए है ही नहीं। तो स्पीड सबसे अच्छी होगी 2 की, फिर 1 की, सबसे खराब होगी 3 की। इसी तरीके से पूछे तो यहाँ जो ओवरलैपिंग है सबसे खराब वो आई और कार्बन की है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो ये जल्दी रिप्लेस होगा। तो इस बार स्पीड ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों में तुलना की जाए तो आप ध्यान रखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले में 9 हाइपर कॉन्जुगेशन 6, तो यहाँ पर है सिर्फ 3। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिलेगी। ऑर्डर इस टाइप से चलेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कौन से मॉलिक्यूल हैं
जो आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे, तो उसमें जो 1 डिग्री SN1 नहीं देंगे, पहली बात हो रही है अभी। तो SN1 में एक तो ब्रिज हेड वाले में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ से आप निकालोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी 120 डिग्री एंगल अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये SN1 नहीं देता है। उसके अलावा अगर हम ये सोचते हैं कि यहाँ से ये निकल जाएगा, तो इसका एंगल जो रिंग है 3 मेंबर्ड, उसका 60 डिग्री एंगल है। अगर CL चला गया तो एंगल को चाहिए SP2 के अकॉर्डिंग 120 डिग्री लेना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। 120 डिग्री ये अचीव नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। उसके अलावा MECL, इसमें बिल्कुल भी हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, तो CH3Cl भी SN1 से नहीं जाता है। और देखें, अगर जो हेलोबेंजीन से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कटर है, आप इसे नहीं तोड़ पाएंगे, ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। मतलब डबल बॉन्ड के संग CL लगा दो या ट्रिपल बॉन्ड के साथ CL लगा दो, कारण वही है, पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से इन्हें तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत हैं, तो ये भी कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, मतलब SN1 नहीं देंगे। तो कोई पूछे कि बताइए कौन कौन SN1 देगा, कौन कौन SN1 नहीं देगा, तो हम इस तरीके से इसको पता कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने CL को निकाला तो ये सिस्टम बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। केमिस्ट्री का सबसे अनस्टेबल सिस्टम यही है, तो ये भी फेल हो जाएगा, ये भी SN1 नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज अगर आपको दिखाई देती हैं तो आप सावधान हो जाइए, वहाँ पर SN1 से रिएक्शन नहीं जाएगी, ठीक है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल। अगर पेपर में ऐसा एग्जाम्पल आता है, AgNO3 एक्वस मीडियम वाटर डाल रखा है मैंने, तो ये रिएक्शन सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। क्या मतलब, अगर सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक है तो SN1 की स्पीड बढ़ जाएगी। सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक, अब पोलर प्रोटिक कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, जिसमें हीट एटम के साथ H लग रहा हो, OH, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, NH, XH, जैसे सी एग्जाम्पल पानी हो गया, फॉर्मिक एसिड, अमीन्स, एल्कोहल एटसेट्रा, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आते हैं। अगर आपने ये डाला हुआ है तो रिएक्शन कोशिश करेगी हम SN1 से जाएं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं। जैसे रिएक्शन अभी हमने ली थी और इसमें डाल दे वो एक्वस मीडियम और कोई न्यूक्लियोफाइल, तो जो कार्बोकेटायन आपका बना था, इसको ये जो एक्वस मीडियम है इसको स्टेबलाइज करेगा। कैसे, इस कार्बोकेटायन को चारों तरफ से पानी घेर लेगा, हाइड्रेशन कर देगा इसकी, जिससे इधर से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी और रिएक्शन SN1 से जाने की कोशिश करेगी। इस तरह से घेर लेगा इसको। और हम यही चाह रहे थे कि कार्बोकेटायन कैसे भी करके स्टेबल हो, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल हो रहा है और एक पोलर मीडियम भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो रिएक्शन जो जाएगी वो SN1 पाथ को बड़ी तेज़ी से फॉलो करती हुई जाएगी। तो कहीं अगर आपको लगता है कि कहीं एरो के ऊपर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पड़ा हुआ है तो समझ जाओ SN1 से जाने के पूरे चांस बन गए हैं, तो आगे रिएक्शन हो ही जाएगी। इसमें मोस्टली रेसमिक मिक्सचर बनता है, 50% R 50% S, अगर ये कार्य सेंटर है तो। उसके अलावा जैसे ऊपर वाला है, इसमें कार्बोकेटायन अगर बन रहा है और उसको मौका मिल रहा है कि रीरेंज हो जाए तो वो रीरेंज होगा। जैसे Cl निकला, AgCl को ले जाएगा और AgCl प्रेसिपिटेट आउट कर जाएंगे, यहाँ प्लस आ गया। अब ये 1 डिग्री है, तुरंत ये रीरेंज होके यहाँ से पूरा ग्रुप उड़ के यहाँ पहुँचेगा और ये 1 डिग्री से बनेगा सीधा 3 डिग्री। अब जो वाटर पड़ा हुआ है, खुद भी ये वाटर जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। इस तरह की रिएक्शन जिसमें वाटर जो है, जो सॉल्वेंट है, वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल बन जाए, इसे हम बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। तो यहाँ क्या हो गई है, सॉल्वोलिसिस हो गई है। यहाँ पर आके OH लग जाएगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें हुआ क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है, यहाँ पर जो आपका कार्बोकेटायन है वो रीरेंज हुआ है।
तो 1 डिग्री में अगर मौका मिलेगा तो वो रीअरेंज जरूर होगा। एक एग्जांपल और करते हैं रीअरेंजमेंट का। अगर हम लिख दें यहाँ पर वाटर, वाटर देख के समझ जाइए यहाँ पर SN1 से जाएगी रिएक्शन। तो ऑप्शन 2 हो सकते हैं, हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है ऐसा बन जाए। तो बनेगा वो जो ज़्यादा स्टेबल होगा। 1 डिग्री से ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? 2 डिग्री एलाइलिक, तो ये बन जाएगा इससे मेजर, ये हो जाएगा इसका माइनर, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से प्लस आया और प्लस कोशिश करेगा मैं रीअरेंज हो जाऊँ। ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा मिलेगा बीकर में, तो इसी पे वो जाके लग जाएगा। SN1 के बाद अब आते हैं SN2 पे। अच्छा, ग्राफिकली अगर हम इसको देखें SN1 को, तो ग्राफिकली आप बनाते हो तो कुछ ऐसा बनाओगे। ये है रिएक्टेंट, ये आपका ट्रांजिस्टेट, यहाँ कहीं बनेगा आपका इंटरमीडिएट, यहाँ ट्रांजिस्टेट नंबर 2 और यह प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर 1 2 और इधर है आपका कार्बो कैटाइन, ये है रिएक्टेंट और यह प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्राफ में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि आप ग्राफ जब बना रहे हो तो उसको किस तरह से रखना है, उसमें कितने इंटरमीडिएट बनाने हैं और कितने उसके अंदर ट्रांजिस्टेट दिखानी है। अगर आपके इंटरमीडिएट रीअरेंज भी कर रहे हैं, ये तब है जब रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सीधा ट्रेचर ही बना है या एक ही इंटरमीडिएट है। अगर एक से ज़्यादा हुए फिर कैसे बनाओगे, ये तब बनाना है। यहाँ पर क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी और ये इधर होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये था अगर 1 इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हुए तो और मॉलिक्यूल रीअरेंज कर रहा है तो आप ऐसा ही बना सकते हो। वो डिपेंड करता है कितने इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इंटरमीडिएट हैं? 1 2 3। ये है आपका ट्रांजिस्टेट नंबर 1, नंबर 2, 3, नंबर 4। तो एक से ज़्यादा भी इंटरमीडिएट हो सकते हैं, ट्रांजिस्टेट हो सकती हैं, ठीक है। और ये जल्दी पॉसिबल कहाँ है? ये पॉसिबल है SN1 के अंदर, ठीक है। तो अगर हम चलें SN2 में, तो SN2 जो है ये दोनों पर डिपेंड करेगा, नाम ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर हम लें C D और T ले लेते हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग कर दी मैंने इसकी Cl और यहाँ डालते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन SN1 से नहीं जाएगी, ये जाएगी SN2 से, ठीक है। तो SN2 से अगर आपको इसको भेजना है तो उसमें मिलेगा इन्वर्जन। कैसे? H D T। अब होगा ये C और Cl क्लोरीन लीविंग ग्रुप है तो दूर जाने की कोशिश करेगा, तो इसके जो पीछे वाला हिस्सा है एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है, ये पीछे वाला एंटी बॉन्डिंग है, इसकी तरफ अप्रोच करेगा न्यूक्लियोफाइल। आगे से आएगा तो क्लैशिंग हो जाएगी क्लोरीन की और न्यूक्लियोफाइल की, और आगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है भी नहीं, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्डिंग है तो ये सिग्मा स्टार होता है बैक साइड में, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा बैक साइड से, तो यहाँ इंटरमीडिएट तो नहीं बन पाएगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं था। तो यहाँ बनती है ट्रांजिशन स्टेट, एक ही टाइम पर क्लोरीन निकल भी रहा है, उसी टाइम पर न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है, इसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। बॉन्ड का बनना, नए बॉन्ड का बनना और पुराने बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा होता है, इसी को आप ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो। फिर धीरे धीरे होगा ये कि Cl निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आगे लग जाएगा। तो इसमें जो अप्रोच हुई है वो बैक साइड से हुई है, तो इसमें आपको मिलता है बेसिकली इन्वर्जन। तो जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो अपोजिट साइड से आया है लीविंग ग्रुप के, तो इसमें आपको मिलता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे भी और सबस्ट्रेट पे भी। द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एग्जामिनर यहाँ पूछ सकता है आपसे। अच्छा, और एक चीज़ इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम यहाँ देखेंगे क्या, हमें देखना है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। और ट्रांजिशन स्टेट जो स्टेबल होती है वो कैसे होगी, वो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही से स्टेबल कर सकता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा रेट बढ़ेगा SN2 का। और बैक साइड से अप्रोच करना है तो बैक साइड हिंडर्ड नहीं होनी चाहिए, बैक साइड में जितनी कम भीड़ होगी उतना ही तेज़ी से जाएगी SN2,
ठीक है। और अगर सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट की आप बात करें, पहले देखते हैं सबस्ट्रेट के एग्जांपल्स कुछ, जैसे CH3Cl है, CH3CH2Cl, और कोई आपसे कहे बताइए SN2 की स्पीड क्या रहेगी, ये बात कर रहे हैं हम SN2 की। तो जितनी कम भीड़ होगी स्पीड उतनी तेज होगी, ठीक है, जो बताई मैंने। तो ये 1 मिथाइल में सबसे कम भीड़ है पीछे, सबसे ज़्यादा भीड़ ये तो देता ही नहीं है, ये SN2 नहीं देता है, ठीक है, ये SN1 से जाता है, क्योंकि बैक साइड बहुत ज़्यादा हिंडर्ड है इसलिए। और अगर हम लें ये इन दोनों में कोई तुलना करेगी, वो पूछेगी बताइए, एक और ले लीजिए, तीनों ही एक तरह से प्राइमरी हैं। इन तीनों में अगर हम देखें किस में जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं, क्योंकि सारे प्राइमरी हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होता है, फिर कार्बन होगा sp2 वाला, फिर यहाँ पर या तो 6 कार्बन है sp2, जबकि यहाँ सिर्फ 2 ही कार्बन sp2 हैं, तो इसके माइनस आइज स्टेबिलिटी मिलेगी ट्रांजिशन स्टेट को, यहाँ थोड़ी कम मिलेगी, या और भी कम मिलेगी, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रहा MeO Cl वाला, ठीक है, ये SN2 की स्पीड। जो सबसे अच्छा SN2 देता है वो है अल्फा हेलोकीटोन। अल्फा हेलोकीटोन जो है वो बेस्ट SN2 सबस्ट्रेट है। तो एक जनरल ऑर्डर अगर लिखें हम SN2 का, तो सबसे अच्छा तो हो जाएगा अल्फा हेलोकीटोन, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। उसके बाद आएगा आपका यही वाला MeO CH2Cl या NMe2CH2Cl। इसके अलावा आ जाएगा आपका बेंजाइल क्लोराइड, फिर आ जाएगा एलाइल क्लोराइड, उसके बाद आ जाएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। सबसे खराब जो होगा इसमें इथाइल के बाद ये टर्शियरी ब्यूटाइल तो देता ही नहीं है, तो इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड हुआ या MeCl हुआ, दोनों की पावर लगभग बराबर की है, इसमें बहुत भीड़ कम है इसलिए ऐसा हुआ है। MeCl और बेंजाइल क्लोराइड ऑलमोस्ट बराबर टक्कर के हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर लिखा है हमने SN2 का लिखा है। इसी तरह से हम SN1 का ऑर्डर लिखें, तो SN1 में जो सबसे बढ़िया है वो आ जाएंगे आपके रेजोनेंस वाले, N वाला इससे भी अच्छा होगा, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका PH3Cl वाला, PH3CCl, फिर आ जाएगा एलाइल वाला CCl, उसके बाद आ जाएगा टर्शरी वाला, उसके बाद आ जाएगा बेंजाइलिक वाला, फिर आएगा एलाइलिक वाला, उसके बाद आएगा 2 डिग्री वाला, ठीक है। उसके बाद है आपका MeCl तो देता ही नहीं है वैसे, बहुत ही ख़राब देता है, ठीक है, ये रख सकते हो। तो ये जो जनरल ऑर्डर है ये SN1 का ऑर्डर है, ठीक है। SN1 में हम देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और SN2 में देखते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। अब देखते हैं सॉल्वेंट का क्या असर पड़ता है SN1 पे, SN2 पे। सॉल्वेंट जो है वो होना चाहिए आपका पोलर अप्रोटिक। अगर सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक है तो SN2 की स्पीड को बढ़ा देगा वो। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो SN2 की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो पोलर अप्रोटिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे DMSO, DMF, एसीटोन, ठीक है, और भी हैं HMPA वगैरह, वो भी है, ठीक है। वो जो कॉमनली यूज है वो ये है, ईथर वगैरह भी आ जाएंगे उसी में। अगर आपको इस तरह के सॉल्वेंट वहाँ पर दिख रहे हैं तो रिएक्शन पक्की बात है किससे जा रही है, रिएक्शन जो है वो
SN2 से जाएगी। ठीक है, किस तरह से स्पीड को बढ़ा रहा है इसको देखें तो कैसे। एक रिएक्शन लेते हैं CH3Cl और यहाँ को डाल दे वो न्यूक्लियोफाइल, ऐसे ले लेते हैं NaCl और साथ में लिख दे वो हमने डाला DMF और आपसे पूछे बताइए किस रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जा रही है, तो ये बात पक्की है कि ये जो जाएगी ये जाएगी अब SN2 से। अच्छा, SN2 से गई है तो स्पीड इसकी हमें कैसे मालूम चला, हमें सॉल्वेंट ने बताया है। सॉल्वेंट इसकी स्पीड को बढ़ाता है कैसे, DMF जो है अगर अपनी कैविटी में N को फंसा ले, Na को, Na यहाँ से निकल जाए तो Cl फ्री हो जाएगा और दे अटैक करके इसको, दोनों ही Cl ले लिए, चाहो तो आप बदल दीजिए इसको आप NaI कर दीजिए, ठीक है, इसको आप NaI कर दीजिए, तो जो I है आएगा Cl को हटा देगा। किस तरह से फंसाता है अपनी कैविटी में, ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ जो जगह बनी है, इसमें जो होल बना है, इसमें जो जगह होती है इसके अंदर आपके छोटे छोटे कैटायंस फंस जाते हैं। जैसे Na फंस गया तो Na अगर यहाँ फंस गया इसकी कैविटी में तो Cl या Br या I जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा फ्री हो जाएगा अटैक करने के लिए, ठीक है, तो उससे स्पीड बढ़ेगी इसकी। इसलिए हम कहते हैं कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो SN2 की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो कई बार आप कंफ्यूज हो गए कि SN2 से जाएंगे SN1 से, तो आप सॉल्वेंट को देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्शन किस मीडियम को चुनेगी, ठीक है, किस पाथ से वो जाएगी। तो ये यहाँ पर SN2 से जाएगी क्योंकि इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पड़ा है, और यहीं पड़ा होता पोलर प्रोटिक तो पक्की बात है ये SN1 से जाने की कोशिश करती। अब चलते हैं हम आगे। इसके एग्जाम्पल्स में ये ध्यान रखिएगा आपको स्टीरियो का, जैसे अगर यहाँ कभी ऐसा आता है कि आपको यहाँ पर दे दे कोई सबस्ट्रेट H, Me, Cl और D, और यहाँ कह दे यहाँ डाला आपने I और यहाँ डाला है एसीटोन, और कहे बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसकी अगर आप निकालते हो कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ आएगी 1, 2, 3 एंड 4। 1 से 2 जा रहे हो आप तो S और S का अपोजिट आएगा ये R। तो पक्की बात है अगर रिएक्टेंट R है और रिएक्शन SN2 से जा रही है क्योंकि एसीटोन पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ R का उल्टा S हो जाएगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन मिलता है, इसमें इन्वर्जन। तो Cl को कर दीजिए आप पीछे, सॉरी Cl की I कर दीजिए और I की जगह इसे हटा दीजिए, यहाँ I आ जाएगा, H आगे की तरफ आ जाएगा, इनको अपनी जगह पे रहने दीजिए। अब आप चेक कर लीजिए हो तो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये आप जा रहे हो क्लॉकवाइज, तो ये आएगा R का उल्टा S। तो अगर ये S होता तो ये R बनता और ये R है तो ये S बनेगा, मतलब इसमें आपको मिलेगी इन्वर्जन SN2 के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी तुलना करें किससे, एलिमिनेशन से, तो अगर बेस पड़े हुए हैं तो सेम स्केलेटन में एलिमिनेशन के चांस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात अब करते हैं एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन में होगा ये एलिमिनेशन फर्दर जो डिवाइड हुई है वो हुई है आपकी E1 और E2 और E1CV में, ठीक है, और ये होते हैं किसकी प्रेजेंस में, बेसिस की प्रेजेंस में होता है ऐसा। तो यहाँ ले लेते हैं हम कुछ बेस और फिर देखते हैं रिएक्शन कैसे जा रही है। E1 में क्या होता है, सेम SN1 की तरह है, इसमें बनेगा आपका कार्बोकैटायन, E1 में आएगा कार्बोकैटायन, इसमें भी एल्कीन अच्छी बनेगी, मतलब इसे बोलते हैं हम सेड-जेफ कंट्रोल्ड, सेड-जेफ कंट्रोल्ड रिएक्शन होगी। और कोई बात, इसके अंदर रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन पॉसिबल है, अगर लगता है मॉलिक्यूल को तो वो रीअरेंज भी होगा, ठीक है। ये रिएक्शन और कैसी है, ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव भी है, रीजियो सिलेक्टिव है, और किस पे डिपेंड करेगी, खाली ये सबस्ट्रेट पे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ओनली। पोलर प्रोटीन में भी स्पीड तेज होगी। E2 की बात करें तो इसमें बनता है आपको, इसमें SN2 में जैसे ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी ऐसे यहाँ पर भी बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। ये वाला जो बनेगा इसमें प्रोडक्ट वो डिपेंड करेगा, हॉफमैन है कि सेड-जेफ है। बेस अगर भारी है, बेस अगर बल्कि है
जैसे यहाँ दो तरह के बेस लेते हैं हम। अगर बेस लाइट है और स्ट्रॉन्ग है तो ये तो जाएगा सेट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगर बेस हैवी है मतलब बल्कि है और स्ट्रॉन्ग भी है तो ये जाएगा हॉफमैन कंट्रोल। इसमें एल्कीन जो खराब होती है, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, हॉफमैन कंट्रोल। जनरली एंटी एलिमिनेशन इज प्रेफर्ड, इसमें एंटी एलिमिनेशन प्रेफर्ड होता है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो बट इंपॉर्टेंट है। इवन सीबी कब होगा? इवन सीबी के अंदर कंडीशन अप्लाइड, इसके अंदर पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए तो ये ऐसा होगा। पुअर लिविंग ग्रुप कब? जैसे फ्लोरीन है, NMe3 प्लस है, SMe2 प्लस है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इस तरह के अगर ग्रुप दिखाई देते हैं आपको इवन सीबी से जाओ, या फिर आप हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन होना चाहिए। हाईली का मतलब होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन हो, कार्बोनाइन तो भी रिएक्शन जाएगी वो इवन सीबी से जाएगी। इवन सीबी मीन्स कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसमें, ठीक है। इसको स्केलेटन समझेंगे, पर हाँ ये वाली बात है। इसी में एक पायोटिक सिन है, वो हीट की प्रेजेंस में होती है, उसको अलग से देखेंगे, पर पहले इन तीनों को कवर करते हैं। तो स्केलेटन लेते हैं कुछ, इसे लेते हैं अगर। अच्छा, बल्कि बेस मैं थोड़ा बता दूं, भारी बेस कौन कौन से होते हैं। जो बल्कि बेस है उसमें नाम आएगा TbUO माइनस, CET3O माइनस, LDA मतलब लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये हुआ, ठीक है। इसके अलावा और भी है वैसे लीका, LHMDS, ठीक है, ये बल्कि बेसेस हैं, स्ट्रॉन्ग भी है और बल्कि भी है। उसके अलावा और जो बेस हैं हल्के रिमेनिंग आर, जैसे लाइट बेस की बात करें अगर हम, लाइट में MEO माइनस, OH माइनस, PRO माइनस, ETO माइनस, ये हल्के ग्रुप, स्ट्रॉन्ग भी हैं और हल्के भी हैं, ठीक है, ये सब हल्के हैं। NH2 माइनस, इस तरह से अगर बेस दिखाई देते हैं आपको, CH3 माइनस, अब कुछ बेस ऐसे देखे गए हैं जो 1 डिग्री के साथ तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं और 2 और 3 के साथ जो है वो एलिमिनेशन करेंगे, मतलब एलिमिनेशन मेजर बनेगा 2 डिग्री में, 3 डिग्री में तो एलिमिनेशन ही बनेगा। वो कौन से बेस हैं? अच्छा, पहले उससे पहले इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ डालता हूँ LDA या फिर TbUO के, जो भारी वाले हैं ये तो बनाएंगे आपके हॉफमैन कंट्रोल प्रोडक्ट, ये वाले आपके बनाएंगे लाइट वाले सेट कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब जैसे ये भारी बेस है, इधर ले लिया हल्का बेस, एक MEO माइनस टाइप का या फिर ETO माइनस या OH माइनस, ये 3 बेस कोई भी यूज़ कर लीजिए। अगर बेस भारी है तो वो कोशिश ये करेगा कि मैं कम भीड़ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालूं। कम भीड़ का है, अब यहाँ 2 तरह के H हैं आपके पास, HA और HB। HB जो है वो ज़्यादा क्राउडेड है क्योंकि इसके नीचे एक रिंग के जो बॉन्ड्स जा रहे हैं, तो जो भारी वाला है बेस वो कम भीड़ वाले H को निकालना पसंद करता है, ठीक है। बाकी जो है K जो है Cl को ले जाएगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर हो जाएंगे, तो इधर जो बनेंगे दोनों ही, पर मेजर जो होगा वो ये होगा, साथ में थोड़ा सा ये भी बनेगा ज़्यादा भीड़ वाला, ये भी बनेगा। तो इसे बोलते हैं जो खराब एल्कीन है, क्योंकि इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसमें बात देखें तो 3 2 5 और 2 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो खराब एल्कीन मेजर बन रही है, इसे बोलते हैं हॉफमैन कंट्रोल, हॉफमैन कंट्रोल। जबकि हल्के बेस हैं तो वो वही निकालेंगे जहाँ एल्कीन अच्छी बनेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा, ये है, ठीक है। तो बेस के अगर आप नेचर को पहचानते हो तो अब ये बता पाओगे कि रिएक्शन किस पाथवे को फॉलो कर रही है। अगर आपके पास जो बेस है, कुछ बेस हैं जो हमेशा एलिमिनेशन ही करते हैं इररेस्पेक्टिव कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कैसा एल्काइल हाइड्राइड इसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो कौन से बेस हैं? अगर आपका बेस ये है NH2 माइनस, एल्कोहलिक KOH,
TbO के Et3CO माइनस, ये नेगेटिव के बगल में कौन होगा, कोई कैटायन होगा, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, इस टाइप का, कैल्शियम। इस तरह के अगर आपको बेस दिखते हैं NH2 एल्कोहलिक OH TbO CT3O माइनस LDA LHMDS KHMDS लीका, तो ये हमेशा क्या करते हैं, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, इन सब कंडीशन में क्या होगा, हमेशा एलिमिनेशन ही होगा, ये हमेशा एलिमिनेशन ही करेंगे। ठीक, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा आपने एल्किल हैलाइड लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, यहाँ एलिमिनेशन ही होगा। लेकिन अगर बेस आपके कुछ इस टाइप के हैं, OH माइनस, ठीक है, ये कंसंट्रेट की बात हो रही है, MEO माइनस, ETO माइनस, PRO माइनस, ठीक है, और एल्कोहलिक KCN, C माइनस, अमोनिया, LiH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है पर ये बेस का काम भी कर लेता है। अगर आपको इस तरह के बेस दिखाई देते हैं तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये जो हैं 1 डिग्री के साथ तो करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ये सब के सब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ कर जाएंगे SN2। पर अगर इसको मिल गया 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनके संग करेगा एलिमिनेशन। 2 डिग्री में दोनों बनेंगे पर मेजर जो होगा वो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट होगा, 3 डिग्री में तो एक्सक्लूसिव एलिमिनेशन वाला ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इनमें आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 3 डिग्री है कैसे स्केलेटन। हाँ, इनमें नहीं, इनमें तो हमेशा एलिमिनेशन ही होगा, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। कुछ हो या न्यूक्लियोफाइल्स, वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं, जैसे SH माइनस, H2S, PH2 माइनस, PS3, N3 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, देखिए इस तरह के अगर बड़े बड़े आपको एनायन दिखाई देते हैं कहीं पर, ठीक है, ये सब के सब बड़े हैं, बड़े होने की वजह से ये सब के सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये या तो SN2 करेंगे या तो SN1 करेंगे, डिपेंड करेगा सामने कौन आ रहा है। मतलब ये सब के सब बेस की तरह काम नहीं करने वाले हैं, बड़े हैं इसलिए अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। तो या तो ये SN2 से जा रहे होंगे या SN1 से जा रहे होंगे। ठीक है, SN1 से कौन जाएगा, जो कहाँ कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। SN2 से कहाँ जाएगा, जहाँ पर भीड़ कम होगी या जहाँ पर ट्रांजिट स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी या जहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पड़ा होगा। पोलर प्रोटिक होगा तो वह SN1 से जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल ही है, ये तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे यहीं से क्वेश्चन पूछ ले वो, Cl यहाँ डाल दे NaNH2 और एक तरफ डाल दे कंसंट्रेट OH माइनस, और आपसे क्या बताइए प्रोडक्ट बताइए इसके क्या क्या बनेंगे। तो मैंने बताया NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो हमेशा एलिमिनेशन ही करेगा। तो अगर ये एलिमिनेशन करेगा तो यहाँ से H और Cl निकल जाएंगे, तो यहाँ जो एल्किन बनेगी वो ये बनेगी। और ये जो OH है ये 1 डिग्री के साथ सब्स्टिट्यूशन करता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये है। तो अगर हम बातें याद रहीं तो हम ये कर पाएंगे। जैसे यहाँ डाल दे वो H2S, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल हमेशा, अच्छा सॉल्वेंट भी पड़ा हुआ कोई ना कोई, जैसे DMF है मान लो, तो ये SN2 से चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो देता है आपको और यहाँ डाल दे LiLH4 या
RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, अमोनिया NaNH2, TBO माइनस, MeO माइनस, एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक ACN। अब ये सब डाले हुए हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो होगा ये कि आप यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो सकता है कोई सोचे कि CL हट के अमोनिया लगेगी, यहाँ पर हो सकता है कोई रिडक्शन करके H लगा दे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अभी लिखवाया था कि ये सारे के सारे टर्शरी एल्किल हैलाइड के साथ हमेशा एलिमिनेशन ही करेंगे। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन ही बनेगी। सबका प्रोडक्ट एक ही है, वो क्या है, इन सब का प्रोडक्ट एक ही है। यहाँ से H और यहाँ से CL निकलेगा, यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, कहीं सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, कहीं एलिमिनेशन कर देते हैं। तो आपको बेस, न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट, इन पे कमांड होनी चाहिए और इनको पहचान में भी आना चाहिए कि ये क्या करने वाले हैं, उनके सामने वाले जो रीजन डाले हैं आपने उनके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर हम एक स्केलेटन लें और यहाँ डाल दें हम एक तरफ एल्कोहल, इधर ले लें RONA और एक तरफ ले लें और यहाँ ले लें पानी। और कोई पूछे बताइए सारे प्रोडक्ट्स बताइए तो देख लीजिए, जो छोटे होंगे और जिनमें नेगेटिव चार्ज है वो मोस्टली बेस बनते हैं। जो बड़े हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसे ROH है, ये कैसा है, इस पर लोन पेयर है, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये बेस नहीं हो सकता कभी भी, तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया है आपने इसमें, ये खुद भी एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, तो सॉल्वोलिसिस टाइप हो जाएगी इसमें, तो यहाँ हो गया आपका SN1। इसी तरीके से RONA क्या है, ये बेस है, बताया था मैंने, इसमें दोनों बनेंगे प्रोडक्ट, एलिमिनेशन भी होगा और साथ में सब्स्टिट्यूशन भी बनेगा। लेकिन जो मेजर होगा वो एलिमिनेशन वाला ही बनेगा और उसमें भी मेजर ये वाला होगा सबसे। ठीक है, कंसंट्रेटेड OH माइनस अभी बताया था, ये 1 डिग्री के साथ ही SN2 या SN1 दे सकते हैं। ठीक है, SN1 डिपेंड करेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कि नहीं, SN2 पोलर अप्रोटिक है तो SN2 से जाएगी। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा एलिमिनेशन कर दीजिए, ये मेजर होगा और माइनर वाला थोड़ा ये भी बना होगा, ये माइनर है। पानी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर सिंपल SN1 से चली जाएगी रिएक्शन, यहाँ पर कोई एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि पानी जो है वो बेस का काम नहीं करता है। इसके बाद आते हैं E1CB में। E1CB कैसे पहचान में आएगा, तो E1CB को पहचानना आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जैसे ये CL है, बेस तो बड़ा ही होगा, कोई ना कोई बेस। यहाँ जो H है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा होगा। दो कंडीशन है इसमें, या तो पुअर लीविंग ग्रुप या फिर बेस बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल रहा हो। तो ये वाला H काफ़ी एसिडिक है, रीज़न क्योंकि यहाँ से H को जैसे ही बेस निकालेगा तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका तुरंत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, और ये लौटेगा और लौटने के बाद ये सीधा इसकी फोर्स से अलग कर देगा। ये इधर आया, ये यहाँ आया और इसकी फोर्स से CL बाहर। तो इस तरह के मैकेनिज्म जहाँ भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबिलिटी पा रहा हो, ऐसे केसेस को हम कैटेगरी में डालते हैं E1CB के। ये E1CB से जा रही है। अच्छा, और कैसे पहचान सकते हैं हम E1CB हो रही है कि नहीं, तो यहाँ पर आप जनरली ऐसे कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ Y डबल बॉन्ड Z और इसके बगल वाला जो H कहीं भी दिखाई देगा आपको। यहाँ पर कोई लीविंग ग्रुप हो सकता है ना, लीविंग ग्रुप में जनरली हेलोजेंस होते हैं या फिर OTS होता है या OMS हो सकता है, OAC हो सकता है। ठीक है, ये लीविंग ग्रुप्स हैं। और ये H जो है, जहाँ भी ये H दिखाई दे, Y डबल बॉन्ड Z, Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y। ऐसे केस में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो ये रिएक्शन पक्की बात है किससे जाएगी, E1CB से। CB मतलब कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा H को निकलने के बाद।
अब कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं ये, वाई डबल बॉन्ड जेड वाले, NO2 हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, SO3R हो सकता है, CONR2, COR, CHO हो सकता है, इस तरह के और भी हो सकते हैं, मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो यही है। तो कहीं और हाँ, एरोमेटिक वाला भी सिस्टम हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप्स। तो ये इवन सीबी से जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ बेस डाल दिया मैंने, मान लो NH2- डाल दिया, और वो एग्जामिनर ये पूछ रहा है बताइए किससे जा रही है ये रिएक्शन, तो बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो H है, ये H जो आपने निकाला है, ये H आप देखिए, ये H यहाँ पर, ये जो H है, ये H बहुत ज़्यादा एसिडिक है, कारण क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया है। आपसे निकाल के देख लीजिए, इस वजह से जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, चाहे वो एरोमेटिसिटी से मिल रही हो या उसे कॉन्जुगेशन से मिल रही हो स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे केस में अच्छा, Br जो है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा दूर लग गया है इसमें, ये यहाँ आएगा Br यहाँ पर, ठीक है। ये जब निकलेगा तो यहाँ बनाएगा ये कॉन्जुगेट बेस, और ये जो नेगेटिव चार्ज आगे फोर्स है इसको बाहर कर देगा। तो ये जो बना है नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, ये क्या है इसका, कॉन्जुगेट बेस, इसलिए इसको इवन सीबी बोलते हैं हम। जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो आपका ये कंपाउंड बना। इस तरह के कंपाउंड्स को भी पूछता है कि बताइए किस रिएक्शन से जा रही है ये, तो ये इवन सीबी से। और एग्जांपल हो सकते हैं इवन सीबी के, जैसे जैसे ये है, और यहाँ कोई बेस डाल दें, कोई भी बेस ले लो, यहाँ ले लेते हैं एल्कोहलिक KOH, या तो आप कोई भी बेस डालिए, आप कोई भी बेस, न्यूक्लियोफाइल नहीं लेना, बस आपको बेस लेना है। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन चेक करते हैं जरा, क्या ये H एसिडिक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। रीज़न, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरा रेजोनेंस में होता हुआ NO2 तक जा रहा है, तो जो OH- है आपका, वो इस H को निकाल देगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जब जब इन सब ग्रुप से सहारा ले रहा होगा रेजोनेंस का, तो ये इवन सीबी से जा रही होगी। तो पहले घूम फिर के जाएगा नीचे तक, फिर ये वापस लौटेगा, पहले पूरा नीचे तक चक्कर काटेगा, फिर ये वापस लौटेगा, और वापस लौटने के बाद ये नेगेटिव चार्ज आगे फोर्स से इस Cl को बाहर कर देगा। इसे कहते हैं इवन सीबी मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनर मैच करवाता है, इवन सीबी होगा, E2 होगी, इवन होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें पता करना हो कि रिएक्शन इवन से तो नहीं आ रही है, तो इवन के लिए जो स्केलेटन होते हैं, इवन मोस्टली के लिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए एसिड्स। इवन बेस की बिजनेस में नहीं होते, एसिड की बिजनेस में होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ डाल देता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेट H2SO4। क्या करेगा ये, जो H+ है इस OH पे अटैक करेगा, ये जो जैसे अटैक होगा इस पर, तो ये बन जाएगा वाटर। अब चूंकि ये इसको वापस चाहिए अपनी लोन पेयर, एक तो जा ही चुके हैं, तो इससे ले जाएगा ये कार्बोडेन बन गया। अब इसका मन करेगा मैं रीअरेंज हो जाऊं, तो क्या ये रीअरेंज हो सकता है, हो सकता है। ये भी 2 डिग्री है, और 2 से बनेगा ये पहले 3। हाँ, ये अब 3 से भी और अच्छा हो नहीं सकता, वो 3 बेस्ट है, तो ये यहीं रुक जाएगा। अब जो HSO4- है वो खुद एक बेस का काम भी कर लेता है, क्योंकि H+ तो OH को ले जा ही चुका है। तो ये जो HSO4- बचा हुआ है, ये एज अ बेस काम करेगा। तो आप ये H A को निकाल सकता है और HB को भी निकाल सकता है।
तो ये निकालेगा, ये बनाएगा सेटजेफ कंट्रोल्ड एल्कीन, जो एल्कीन अच्छी होती है, बनेंगे दोनों ही वैसे, ये भी बनेगा साथ में, ये वाला ही बनेगा, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, कारण इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है 9, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 5, ठीक है, तो ये चीज़ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन गई है ये किससे गई है, जिसमें कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गई है वाया E1, ठीक है। और इस तरह से हमने E1, E2, E1, CB तीनों के कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लिए, हमने देख लिया SN1 देख लिया, SN2 देख लिया। तो एक जनरल डिस्कशन था एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए रीजेंट्स के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।